स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950-1990। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जब इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया था मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के बाद, तो अब उनके पास क्या काम आया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिया गवर्नमेंट ने। अब पुअर और बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को क्या करना था, जो इनहेरिटेड हुई थी ब्रिटिश रूल से, उसको और डेवलपमेंट की फेज पे लेकर आना था। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। और डेवलपमेंट की जब बात होती है तो क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी को तो प्लान तो करना ही पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ही यही होता है कि जितने मेजर डिसीजन है, मतलब व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों चीज़ें जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, इसको बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ डिटरमाइनिंग अथॉरिटी, एक कॉन्शियस डिसीजन के साथ क्या डिटरमाइनेट करना, अथॉरिटी को डिटर्मिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी का सर्वे करना, ये क्या कहलाता है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया था 1948 के अंदर, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असाइन किया गया था लेडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो इनकरेज टू बी द पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट्स। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया गया था। तो टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन इन 1950। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको सेटअप करा था, प्लानिंग कमीशन। कब लाया गया था, 1950 में लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, चेयरमैन कौन थे इसके, प्राइम मिनिस्टर। तो द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अब पर्पस क्या था कमीशन का, क्या करना, जितने भी ह्यूमन है और फिजिकल रिसोर्सेज उनको असेस करना कंट्री के अंदर, और प्रिपेयर करना प्लान्स, ताकि इफेक्टिव यूज हो सके रिसोर्सेज का विदाउट एनी वेस्टेज। तो जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने फिक्स कर दिया था प्लानिंग पीरियड। सबसे पहले प्लानिंग पीरियड तय किया गया था 5 ईयर्स का, विच बिगेन एट द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान, जिनको बोला भी क्या गया है 5 ईयर प्लान। आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। क्या गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स के, तो 5 ईयर प्लान्स है उसमें क्या कंसर्न होता है, जितने भी होता है उसमें रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मतलब होता है जो हमारी कंट्री है वो कितनी पुअर कंडीशन में हो, उसको हमें क्या बनाना, डेवलप्ड बनाना। तो 5 ईयर प्लान्स के अंदर हैव टेकन इंश्योर दैट द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन शुड गेट द बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो जो वीकर सेक्शन है उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए ताकि हमारी कंट्री क्या बने, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बने। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था पीरियड में, वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1951 और एंड हुआ था 31 मार्च 1956 को। ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स बनना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर एंड हुआ था। तो जो जितने भी 5 ईयर प्लान थे वो सब कुछ बेसिक गोल्स पे बनाए गए थे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, विच सर्व एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो वो जो बेसिक गोल्स है वो क्या थे, फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस, और फोर्थ है हमारा इक्विटी। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या एम करता है, इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स, कंट्री की कैपेसिटी बढ़ाना ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। मॉडर्नाइजेशन की बात करते तो वहाँ पर बात आती है न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट बनाना, मतलब हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे, हमारी कंट्री इतना प्रोडक्शन करे कि खुद में सेल्फ रिलायंट हो। और इक्विटी का मतलब होता है इंश्योर करना एवरीवन गेट्स बेसिक नीड, सबको बेसिक नेसेसिटीज़ जो है लाइफ की वो मिले, और रिड्यूस हो इनइक्वालिटी, जो पुअर और रिच का गैप है वो कम करना। तो एज द गोल्स कैन नॉट बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑल द प्लान्स, डिफरेंट गोल्स आर एम्फेसाइज इन डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया। तो अलग अलग प्लान्स इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि अलग अलग गोल्स अलग अलग डिफरेंट प्लान्स में स्पेसिफाइड किए गए थे। तो हाउएवर द प्लानर्स हैव टू इंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल द पॉलिसीज ऑफ द प्लान्स डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द 4 गोल्स मेंशन्ड अबव। और ये पॉलिसीज जो बनाई गई थी उसमें ये प्लान कहता है कि आपस में ये जो गोल्स मेंशन्ड है, ये 4 गोल्स जो मेंशन किए गए हैं, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। तो लेट अस नाउ डिस्कस दिस 4 गोल इन डिटेल। जो अभी हमने 4 गोल्स देखे थे उनको हम एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला गोल है हमारा ग्रोथ। The stagnation during the British rule forced the planners to make economic growth as the first and the foremost objective of Indian plans. जो stagnation phase आया था ब्रिटिश रूल के समय, तो उन्होंने क्या किया, प्लानर्स को फोर्स किया कि वो क्या करे, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ प्रॉस्पर करे। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंट्री। तो कंट्रीज की कैपेसिटी को इंक्रीज करना ताकि वो प्रोडक्शन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का अपनी कंट्री के अंदर। ग्रोथ इंप्लाइज, ग्रोथ क्या इंप्लाई करता है, आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल
और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग और एन इंक्रीज इन द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। सब चीज़ में इंक्रीजमेंट होना ग्रोथ का मतलब होता है। तो जो गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो स्टडी इंक्रीज इन द जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अगर इंक्रीजमेंट होता है तो ग्रोथ अच्छा है कंट्री का। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको हम कहते हैं जीडीपी। और अगर इंक्रीज होता है जीडीपी में, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनेबल करता है पीपल एंजॉय अ रिच एंड वेरिड लाइफ। और जीडीपी जो होता है कंट्री की वो डिराइव करते हैं हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, उसके बेसिस पे जीडीपी डिटरमाइन की जाती है। कुछ कंट्रीज की ग्रोथ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट ज़्यादा होता है और जीडीपी ग्रोथ टू द जीडीपी ग्रोथ, वाइल कुछ अदर कंट्रीज़ की बात करें तो ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी ग्रोथ। कुछ सेक्टर में सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, किसी में एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है हर सेक्टर का वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहलाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। जो शेयर है सर्विस सेक्टर का धीरे धीरे जीडीपी इंक्रीज करता है। जैसे 1990 की बात करें, जो शेयर है सर्विस सेक्टर का वो था 40.59%, मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से ज़्यादा था। तो दिस फिनोमेना ऑफ ग्रोइंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वाज एक्सीलरेटेड इन द पोस्ट 1991 पीरियड विच मेक द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द कंट्री, जिसके कारण किसकी शुरुआत हुई कंट्री के अंदर? ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की। जो इंडियन प्लानर्स है उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि भाई मॉडर्नाइजेशन की नीड तो आनी ही आनी है सोसाइटी के अंदर, अगर हमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। और मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें आई थी? 2 चीज़ें आई थी। एक तो आए थे न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है आप जब कर रहे हो तो उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? न्यू टेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर इंक्रीज करना चाहता है अपना आउटपुट, न्यू सीड्स और वेराइटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड वंस, तो सिमिलरली फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। फैक्ट्री भी अपना आउटपुट बढ़ा सकती है अगर मशीन नहीं इस्तेमाल करे तो। इसके बाद चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन में एक और चीज़ रिक्वायरमेंट थी कि लोगों का सोशल आउटलुक भी चेंज हो, जैसे कि जेंडर एम्पावरमेंट ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिए जाए एज कम्पेयर टू मैन। तो जो सोसाइटी है विल बी मोर सिविलाइज एंड प्रॉस्परस एंड इफ इट मेक यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। और सोसाइटी भी प्रॉस्पर करेगी अगर वो वुमेन का टैलेंट अच्छे से वर्क प्लेस में डिटरमाइन कर पाई तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ रिलायंस के बारे में। तो जो थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का वो है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस अंदर इंडियन कंडीशन मीन्स ओवर कमिंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन द अदर वर्ड्स की बात करें, इट मीन्स डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, मतलब जो अपने देश में अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि क्या बनाया जाए? सेल्फ रिलायंट बनाया जाए कंट्री को, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, हम खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन द 5-year प्लान स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को और मॉडर्नाइजेशन के लिए 5-year प्लान ने किस पे स्ट्रेस किया कि अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो ताकि इन ऑर्डर टू रिसेज आर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री, हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्री पे वो खत्म हो जाए। तो पॉलिसी जो थी सेल्फ रिलायंस की वो इसीलिए नेसेसरी है बिकॉज ऑफ 2 रीजन। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, एक तो सबसे बड़ा फॉरेन का डिपेंडेंस हमें बिल्कुल कम करना। तो इंडिया वॉज रिसेंटली फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड के लिए भी हमें क्या करना पड़ता था? पहले इंडिपेंडेंस से पहले फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो स्ट्रेस शुड बी गिवन टू अटेन सेल्फ रिलायंस, इसलिए स्ट्रेस किस पे दिया गया कि हम पहले हमारी कंट्री को क्या बनाएं? सेल्फ रिलायंस बनाएं। एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, हम किसी भी तरह का फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहते कंट्री के अंदर। तो इट वॉज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में इंक्रीज फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। और ये भी डर था कि अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे इम्पोर्टेड आइटम्स पे तो हमेशा हमारे डर बना रहेगा और हमारी इंटरडिपेंडेंस किसकी तरफ रहेगी? फॉरेन की तरफ रहेगी। तो इसीलिए सेल्फ रिलायंट बनना बहुत ज़रूरी था। एंड लास्ट है हमारा इक्विटी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ये सब मिलकर themselves may not improve on kind of life which people are living, ये सब मिलकर भी वो इम्प्रूव नहीं कर सकते कि लोगों की लाइफ किस तरीके से होनी चाहिए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो क्या ज़रूरी है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी ज़रूरी है सब सेक्शन के अंदर, रिच एज वेल एज पुअर ऑफ द इकोनॉमी, दोनों के बीच में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है उसको खत्म करना। तो इन एडिशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ और सेल्फ रिलायंस के साथ इक्विटी भी इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। इक्विटी का मतलब ही क्या है कि जितने भी इंडियंस है
कम से कम वो अपनी बेसिक नीड्स जो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर है उसको तो पूरा कर पाए, और आज की तारीख में एजुकेशन और हेल्थ केयर, तो जो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का वो भी रिड्यूस हो सके। तो इन शॉर्ट इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। और अगर हम शॉर्ट टर्म्स में बात करें तो इक्विटी क्या मदद करेगी, एक तो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगी लोगों का और सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगी। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।